हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं एमसीक्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ। दोस्तों आज जो लेक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने थोड़ा सा अपना सिस्टम चेंज किया है। वो इस तरीके से कि आज अब हम 5 एमसीक्यूज़ देंगे आपको, और साथ में हम एक्स्ट्रा पॉइंटर्स देंगे। एक्स्ट्रा पॉइंटर्स एज एन आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की चीज़ें भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों। सो आप प्लीज़ इस लेक्चर को पूरा देख के कमेंट कीजिएगा कि डू यू लाइक दिस कॉन्सेप्ट, शुड वी कंटिन्यू विद इट। नहीं तो हम विल कम बैक विद द 10 एमसीक्यूज़। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड ऑफ लेबर वॉज वर्क पब्लिश इन 1913, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कार्ल मार्क्स, G.T.H. कोल, रॉबर्ट एफ ऑक्सी, पर्लमैन। आप पॉज कर सकते हैं इसको और जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है G.D.H. कोल। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कोल जो है उन्होंने थ्योरी दी थी। थ्योरी क्या थी? यूनियन कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। दोस्तों थ्योरीज़ जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है जी, थ्योरीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लेक्चर जो है आप इसको अपने प्लेलिस्ट में भी डाल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, लाइक कर लीजिए इसको, जो भी है इसको रिवाइज ज़रूर करना। थ्योरीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ईपीएफओ के लिए। ठीक है जी। तो उनकी अप्रोच क्या थी ट्रेड यूनियनिज़म की, कि उन्होंने वो बिलीव करते थे कि यूनियनिज़म एग्जिस्टेड टू कैरी ऑन क्लास स्ट्रगल। मतलब कि यूनियनिज़म जो भी है वो क्लास स्ट्रगल को कैरी ऑन करता है। ठीक है जी। और उन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री शुड बी हैंड ऑफ ट्रू प्रोड्यूसर्स। मतलब कि इंडस्ट्री का जो कंट्रोल है वो ट्रू प्रोड्यूसर्स हैं उनके हाथ में होना चाहिए। और वो ट्रू प्रोड्यूसर्स किनको मानते थे? वर्कर्स को। तो इन पार्टनरशिप विद द स्टेट। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी। आज हमने एक लेक्चर किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। मैंने वो लेक्चर लिया हुआ है, उसमें भी हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्टिव प्रिंसिपल किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वो किस चीज़ से रिलेटेड है कि वर्कर्स का मैनेजमेंट इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन। तो बताइए कौन से आर्टिकल में आता है? ठीक है दोस्तों, अभी बात हम कर रहे हैं थ्योरीज़ की, लेकिन देखिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी रिलेट हो गया है ये वाला। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हु गेव सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म? ठीक है जी। कार्ल मार्क्स, पर्लमैन, टनबाउम, डनलॉप। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टनबाउम। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो फ्रैंक टनबाउम थे वो एक प्रोफेसर थे। कहाँ पे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। एनिवर्सरी नहीं है, यूनिवर्सिटी है। ठीक है जी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर थे यूएसए में, और उन्होंने सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म के बारे में थ्योरी दी थी। ठीक है जी। उन्होंने कहा था कि मशीन्स जो हैं दे आर द कॉज एंड लेबर मूवमेंट इज़ द रिज़ल्ट। ठीक है जी। मतलब कि उन्होंने मशीन्स को बोला था कि वो कॉज है और लेबर मूवमेंट उसका रिज़ल्ट है। और जो यूनियंस हैं वो क्या करते हैं? मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं लेबर सप्लाई टू द इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक भी कहा है कि अगर सपोज़ ये 10-15 लोगों की आपकी यूनियन है, ठीक है जी, लेबर्स की, तो अब इनकी वजह से जो है वो इंडस्ट्री चलेगी। ठीक है जी। अब इनकी वजह से इंडस्ट्री चलेगी, तो अगर किसी यूनियन ने बोला कि आज हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये सब स्ट्राइक कर जाएंगे, तो इंडस्ट्री का काम ख़त्म। तो यूनियंस जो हैं वो लेबर सप्लाई के लिए एक मोनोपोली बनाते हैं, मतलब पूरा अधिकार बनाते हैं। तो उनका क्या था? उनका ओपिनियन ये था कि ट्रेड यूनियनिज्म डिड नॉट चैलेंज कैपिटलिज्म। वो कैपिटलिज्म को चैलेंज नहीं किया। वो कहते थे कि उसको सिविलाइज करते हैं कैपिटलिज्म को। ठीक है जी। किस तरीके से? कि वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कराते हैं। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है? कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब होता है कि दो पार्टीज इकट्ठे बैठ रहे हैं और वो सांठ गांठ करते हैं, एग्रीमेंट्स बनाते हैं कि ये चीज़ हमें चाहिए, ये चीज़ हमें चाहिए। ठीक है जी। तो उन्होंने कहा था कि ट्रेड यूनियनिज्म एक अच्छी चीज़ है कैपिटलिज्म के लिए, कि उसकी वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग हो पाती है, कि वर्कर्स को उनका हक मिलता है।
अगला पॉइंट क्या है, द रियल एसेंस ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट कुड बी अप्रिशिएटेड ओनली बाय सीइंग द रोल इट हैज़ प्लेड इन द लाइव्स ऑफ वर्कर्स। ठीक है जी, मतलब इसका बेसिकली ये मूवमेंट का जो असली मकसद ये था कि एक ट्रांजिशन हो रहा था सिंपल सोसाइटी टू कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल एंड अर्बन इकोनॉमी। ठीक है जी, पहले आपने देखा कि एक सिंपल इंडस्ट्रीज़ होती थी, अब देखिए आपके वेरियस प्रकार के एक्ट्स आ जाते हैं, रेगुलेशंस आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी सोसाइटी जो है सिंपल सोसाइटी वो कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल और अर्बन इकोनॉमी की तरफ अग्रसर होती है, विच इज़ अ गुड थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक अ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन यूनाइटेड स्टेट्स इन 1922। तो इसमें आपके चार ऑप्शन हैं, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है पर्लमैन। ठीक है जी, तो पर्लमैन के बारे में जानते हैं। पर्लमैन जो थे वो क्या थे, वो एक इकोनॉमिस्ट थे। देखिए दोस्तों, हमारे मैक्सिमम थ्योरीज यूके और यूएसए से ही रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन दोनों में बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है जी, तो पर्लमैन जो थे वो इकोनॉमिस्ट थे यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन यूएसए में, और वे एक एसोसिएट्स थे किसमें, हाउस ऑफ कॉमन्स में एसोसिएट्स थे। ठीक है जी, ठीक है जी, उन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा था, अ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इंडिया। तो ये देखिए बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इन यूएसए, सॉरी इंडिया नहीं। उन्होंने आर्ग्यू किया था कि स्कैरसिटी ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस्ड बाय शेयरिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैड मोटिवेटेड अमेरिकन यूनियनिज्म। मतलब कि कॉन्शियसनेस की कमी की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी मिल रही थी अमेरिकन्स को, उसकी वजह से अमेरिकन यूनियनिज्म आया था। पर्लमैन की थ्योरी जो है वो एट्रीब्यूट करती है ट्रेड यूनियनिज्म टू द स्कैरसिटी कॉन्शियसनेस ऑफ वर्कर्स विच इम्प्लाइज इकोनॉमिक पेसिमिज्म ऑफ मेनल ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोसाइटी में उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पेसिमिज्म आ गई थी। इकोनॉमिक पेसिमिज्म का मतलब होता है कि एन इनएबिलिटी टू सेल और सेल और कम इनटू द मार्केट, मतलब कि आप में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई कि आप बहुत ही कम सेल कर पा रहे हैं प्रोडक्ट को, या फिर बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं। तो स्कैरसिटी ऑफ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा थी वर्कर्स में, और काफ़ी नेगेटिव अप्रोच थी। तो उन्होंने प्रपोज़ किया था, इस चीज़ को काउंटर करने के लिए क्या प्रपोज़ किया था कि यूनियंस को कलेक्टिव बार्गेनिंग, ऊपर जब हमने बात करी थी, कलेक्टिव बार्गेनिंग्स करनी चाहिए, जिससे कि वर्कर्स को इकट्ठा होकर ऑर्गेनाइज करना चाहिए यूनियंस को। ठीक है जी, ताकि वो जो क्लास स्ट्रगल है एम्प्लॉयर्स का और एम्प्लॉयज़ का वो ख़त्म हो जाए। तो वो कहते थे कि यूनियंस को इकट्ठा हो जाना चाहिए और कलेक्टिव बार्गेनिंग में आ जाना चाहिए। अभी कलेक्टिव बार्गेनिंग हमने ऊपर किया था कि क्या होता है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी किसने दी? महात्मा गांधी, साइमन, मीड, फ्रॉइड। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है महात्मा गांधी। ठीक है जी, महात्मा गांधी। अभी इसको इम्पॉर्टेंट है, देखिए जी, गांधी जी से रिलेटेड है तो ईपीएफओ में पूछा जा सकता है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़े जानते हैं। ठीक है जी, तो महात्मा गांधी जो है वो फिलॉसफी ऑफ सर्वोदया के बारे में आपने एक हिस्ट्री के एक क्वेश्चंस में भी मैंने पूछा था कि सर्वोदया के बारे में। तो वो फिलॉसफी ऑफ सर्वोदया के ऊपर बिलीव करते थे, जिसका क्या मतलब था, विच अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश क्लास हार्मनी के ऊपर वो कहते थे महात्मा गांधी। वो क्या प्रपोज करते थे, गांधी जी ने क्या प्रपोज किया था कि ट्रेड यूनियंस वर जस्ट नॉट मेंट फॉर कैरिंग ऑन द स्ट्रगल ऑफ वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस, बट दे मस्ट एक्ट लाइक रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्ट विद द बिलीफ दैट लेबर एंड कैपिटल मस्ट एग्जिस्ट इन हार्मनी इंस्टेड ऑफ अपोजिंग ईच अदर। मतलब कि ट्रेड यूनियन का काम सिर्फ यही नहीं है कि वेजेस और वर्किंग क्लास का ही सिस्टम देखें। उनका मतलब ये था कि जो आपकी लेबर क्लास और जो कैपिटल क्लास है वो दोनों को इकट्ठे काम करने चाहिए हार्मनी को लेके। ठीक है जी, उनका मेन मकसद जो था इकट्ठे रहना चाहिए, भाईचारा और हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है जी, गांधी जी
का जो थॉट था कि सोशल ऑर्डर जो है वो सोशल नेसेसिटी पे बनता है, ठीक है जी, और पर्सनल ग्रीड पे नहीं बनता है। मतलब सोसाइटी की जो नीड है उसके हिसाब से सोशल ऑर्डर बनता है, पर्सनल ग्रीड की वजह से नहीं। और रिसोर्सेज जो हैं वो सबके साथ शेयर होने चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए हम फिर से रिलेट कर रहे हैं डीपीएसपीज़ का आज लेक्चर, आप प्लीज़ देखिए पॉलिटी में, उसमें अच्छे तरीके से गांधीन थॉट्स पे काफ़ी ज़्यादा हमने डीपीएसपीज़ कवर किए हैं, उसको जाके देखिए। तो गांधी जी का ये था कि रिसोर्सेज जो हैं वो सबके साथ होनी चाहिए, वेल्थ जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। कि रिसोर्सेज शुड नॉट बी द रिसोर्सेज शुड नॉट बी इन द कंट्रोल ऑफ ऑनर बट द ट्रस्टी। इसका मतलब ये है कि वो कहते थे कि अगर कोई इंसान है उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो वो उसको ओनर की तरह ना देखे, वो एक ट्रस्टी की तरह देखे। ट्रस्टी का मतलब ये है कि वो उसकी देखभाल के लिए कर रहा है और उसके जो भी रिसोर्सेज है वो आगे अच्छे तरीके से आवंटन होने चाहिए उसके। गांधी जी का ये थॉट था। गांधी जी ने प्रपोज किया था कि ए कैपिटलिस्ट लिस्ट शुड कीप मिनिमम वेल्थ फॉर हिमसेल्फ, यही जो अभी हम बात कर रहे थे, एंड गिव द रेस्ट टू द ट्रस्ट फॉर द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ऑल। अब हम देखते हैं रतन टाटा जी इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। रतन टाटा इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जिस चीज़ के बारे में गांधी जी ने बात करी थी। गांधी जी ने एडवोकेट किया था कि वर्कर्स को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। वो क्यों कहते थे? क्योंकि वो दे आर नॉट अवेकन्ड इनफ फॉर द पर्पस, मतलब कि वो पॉलिटिक्स में आने के लिए अभी इतनी ज़्यादा उनकी अवेकनिंग नहीं हुई, इतनी समझ बूझ नहीं है। और अगर वो पॉलिटिकल लीडर्स, अगर आप पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो उनको एक्सप्लॉइट करेंगे और उनका यूज़ करेंगे अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है जी। तो दिस वॉज अबाउट गांधी जी। चलिए 5th क्वेश्चन पे आते हैं। तो हु सेड यूनियंस आर इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन द स्ट्रगल बिटवीन वर्कर्स एंड कैपिटल क्लास? कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, डर्कहाइम, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स, ठीक है जी। तो अब इसके बारे में जानते हैं कि कार्ल मार्क्स जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म, ये सबको पता है। उनके अकॉर्डिंग क्या था, ट्रेड यूनियंस जो है वो किस चीज़ का आउटकम है? वो कैपिटलिस्ट सिस्टम का आउटकम है, जहाँ पे कि जो वर्कर्स और कैपिटल क्लास का स्ट्रगल होता है उसकी वजह से ट्रेड यूनियन बनते हैं। उनका पहला पॉइंट था, ही बिलीव दैट कैपिटलिज्म रिजल्ट्स इन 3 आउटकम, 3 आउटकम निकलते हैं। पहला है कि टेंडेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ विद कैपिटलिस्ट, मतलब कि सारी की सारी जो वेल्थ है वो कैपिटलिस्ट के आती है। फिर वो कहते हैं टेंडेंसी ऑफ डिप्रेशन ऑफ वेजेस एंड रिजल्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ वर्कर, मतलब कि जो वेजेस हैं वो सारी की सारी दबाई जाती हैं और वर्कर्स को प्रॉब्लम आती है। और तीसरी क्या है, इनएविटेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब इसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस बनते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स बोले थे उन्होंने, ठीक है जी। और उन्होंने अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहा था कि कंपटीशन डिवाइड्स द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स बट द कॉज ऑफ मेंटेनिंग वेजेस गिव देम अ कॉमन रीजन टू यूनाइट एंड प्रेजेंट रेजिस्टेंट अगेंस्ट द कैपिटल। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे कंपटीशन होता है, ठीक है जी, जैसे कि 2 वर्कर्स हैं, इनके बीच में कंपटीशन है तो उनका इंटरेस्ट जो है वो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वेजेस जो हैं, तनख्वाह जो है वो उनको एक कॉमन रीज़न देती है, किस चीज़ के लिए? यूनाइट होने के लिए और रेजिस्टेंस करने के लिए अगेंस्ट द कैपिटलिस्ट, ठीक है जी। ये तो 3 पॉइंट्स हो गए। तो हमने बेसिकली अगर देखा जाए तो हमने 5 थ्योरीज कर ली हैं। एक मार्क्स की थ्योरी कर ली, ठीक है जी। फिर हमने अपनी महात्मा गांधी जी की थ्योरी कर ली, ट्रस्टीशिप थ्योरी कर ली, ठीक है जी। फिर हमने पर्लमैन की थ्योरी कर ली, ठीक है जी, पर्लमैन की थ्योरी भी हो गई हमारी। फिर हमने टनबाउम की भी थ्योरी कर ली, ट्रेड यूनियनिज्म की। फिर हमने और कौन सी करी? जीडी कोल की, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? ट्रेड यूनियनिज्म की, ठीक है जी। अब आते हैं हम बाकी बची हुई थ्योरीज के। ये जो लेक्चर है दोस्तों, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पढ़ाई का भी थोड़ा काम करते हैं। अब थ्योरीज पे आते हैं। वेब थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। तो सिडनी एंड बीट्राइस वेब जो हैं उन्होंने इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी लिखी थी, ठीक है जी, और 1897 में थी, और ये लीडर्स थे लेबर पार्टी के इन ग्रेट ब्रिटेन। उनकी थ्योरीज कहती है मार्केट प्रेशर एंड कंपटीशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब मार्केट में प्रेशर होता है और कंपटीशन की वजह से ट्रेड यूनियन बनते हैं, और यूनियंस जो हैं वो प्राइम एजेंट होते हैं किसके? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के। तो ये वेब थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है। आप इस वीडियो को वापस आके फिर से देख सकते हैं।
फिर आते हैं हॉक्सी थ्योरी ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो रॉबर्ट एफ हॉक्सी जो हैं उन्होंने क्या आर्ग्यू किया था कि ट्रेड यूनियनिज्म हैज़ इवॉल्व्ड डिफरेंटली, मतलब उन्होंने सोशल साइकोलॉजिकली फैक्टर्स को इंक्लूड किया था। ठीक है जी, उन्होंने कहा था कि टाइप्स ऑफ यूनियन होते हैं, और वो टाइप्स ऑफ यूनियन कैसे हैं। पहला ये बोला उन्होंने बिजनेस यूनियन। बिजनेस यूनियन का मतलब क्या है कि ब्रेड एंड बटर यूनियनिज्म है, मतलब कि जितने भी यूनियंस हैं वो वर्क कर रहे हैं किस आइडियोलॉजी के ऊपर कि उनके वेजेस इंप्रूव हो जाएं, वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो जाए, रादर देन चेंजिंग पॉलिटिकल एंड सोशल सिचुएशन इन वर्कर्स लाइफ। मतलब उनका ज़्यादा मेन फोकस रहता है वेजेस और वर्किंग कंडीशन पे। ये आ गए बिजनेस यूनियन। ठीक है जी। फिर आते हैं फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियन। फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियन कैसे होते हैं, जिनका प्राइमरी एम क्या होता है, टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ बेटर लाइफ ऑफ वर्कर्स बाय एलिवेटिंग देयर मॉरल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल लाइफ। ठीक है जी। तो इसका फोकस है मॉरल, इंटेलेक्चुअल और सोशल लाइफ को अपलिफ्ट करना है। तो ये फ्रेंडली अपलिफ्ट यूनियन, ये टाइप्स ऑफ यूनियन के बारे में बात करी है हॉक्सी जी ने। और अगला आता है रेवोल्यूशनरी यूनियन। अब ये जो है ये मार्क्सिज्म के ऊपर आते हैं, जो कि हम रेवोल्यूशन करेंगे। तो ये फिर ओनर प्राइवेट, इन्होंने रिजेक्ट करते हैं, प्राइवेट ओनरशिप को रिजेक्ट करते हैं, और जो वेज सिस्टम है उस पर क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो ये आ गया रेवोल्यूशनरी यूनियन। फिर आता है प्रेडेटरी यूनियनिज्म। इसका मतलब होता है कि ये लीडर बेस्ड यूनियनिज्म होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें मेंबर बेस्ड नहीं होते, लीडर बेस्ड होते हैं, और ये किसी तरीके की आइडियोलॉजी नहीं फॉलो करते हैं, लेकिन ये करते हैं कि लीडर्स जो हैं वो बेटर वेजेस और बेनिफिट्स ऑफ मेंबर के लिए अपनी हर तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है जी। फिर आते हैं कैर एंड एसोसिएट्स प्रोटेस्ट थ्योरी। ठीक है जी। कैर एंड एसोसिएट्स में कौन थे, कैर थे, डनलप थे, हार्बिन्सन थे और मेयर्स थे। इन्होंने लेबर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेड यूनियन का टर्म यूज़ किया था। ठीक है जी। ये थिंकर्स बिलीव करते थे कि प्रोटेस्ट ऑफ लेबर क्लास अगेंस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ यूनिवर्सल फार्मूला। मतलब कि लेबर क्लास तो जी सब प्रोटेस्ट जो है ये एक यूनिवर्सल मतलब कि यूनिवर्सल फिनोमेना है, सारे करते हैं। ठीक है जी। As industrialization puts universal demands and the changes required in the relationship of worker and his work, that the cultural environment changes। मतलब कि जब कि हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि इंडस्ट्री के हेड जो हैं वो डिमांड डालते हैं। ठीक है जी। उन्होंने एक डिमांड डाली और जो वर्कर्स हैं वो अपनी डिमांड डालते हैं, और ये प्रोटेस्ट जो है वो बन के निकल के आता ही आता है। तो ये तो ऑलरेडी है ही। ठीक है जी। तो ये थे हमारे टोटल थ्योरीज, दीज वर द टोटल थ्योरीज। आप इसको अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ आया है, जो मैंने समझाने के आपको तरीके बताए हैं, कोशिश करी है। प्लीज़ लेट मी नो हाउ वाज दिस लेक्चर, एंड इफ़ यू थिंक दिस इज़ हेल्पफुल विल कंटिन्यू विद दीज सॉर्ट ऑफ लेक्चर्स फर्दर। ठीक है दोस्तों, मास्क पहनिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।